हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पे और ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने एक स्पीड के बारे में स्टडी किया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, राइट। तो बेसिकली 3 तरह की स्पीड होती हैं, हम उनको स्टडी करते हैं गैसेस के केस में। तो आप लिख भी सकते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, राइट। इसे हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज एवरेज स्पीड। वो क्या होता है एवरेज स्पीड। और जो थर्ड होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। थर्ड कौन सा होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपको मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी और उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? हाँ जी स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, तो इसके पैर में हम लिखेंगे mp, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? vmp इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2RT/m। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का। अब यहाँ पर t क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? t होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। R हमारा क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और M हमारा क्या होता है? मोलर मास होता है इन kg, ठीक है। M हमारा क्या होगा? मोलर मास किसमें? kg में। तो ये हमारा कौन सी वेलोसिटी है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को अगर आप इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट करके देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादातर जो स्पीड देखने को मिलती है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में जो स्पीड देखने को मिलती है उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लो आपके पास क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 10 में से मतलब मैं कहती हूँ भी 7 मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 7 मॉलिक्यूल्स की। एक मॉलिक्यूल की स्पीड 10 है और 2 की कितनी है? 15 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल से कितनी स्पीड है? 20 है। तो वो 20 मीटर पर सेकेंड जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज नॉन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है, ठीक है। सो अगर आपको क्या होता है क्वेश्चन में मतलब पेपर में आपको दे दिया जाता है भी ये स्पीड इन मॉलिक्यूल्स की है, तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट कर लो। तो जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है मॉलिक्यूल्स में वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। इवन ग्राफ्स में भी आपको देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। सो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट करोगे। अब आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे मैथमेटिक्स में हम बोलते थे एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? इसको पहले नोट कर लो, इसको इरेज ही कर देती हूँ, इजी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार साइड पे लिख देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हम फॉर्मूला ना यहाँ लिखेंगे, रूट 2RT/m, ठीक है। अब क्या होता है? अब आता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? फर्स्ट की स्पीड प्लस सेकंड की स्पीड प्लस थर्ड की स्पीड प्लस फोर्थ की स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जिनकी आप स्पीड निकालने लगे हो। और इसका क्या फॉर्मूला होता है?
इसका एक और फॉर्मूला होता है √8RT/πm। ये किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो √8RT/πm। ठीक है, सो ये क्या होती है? एवरेज हमें, जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, एवरेज हमारा क्या होता है? एवरेज बेसिकली यूज़ किया जाता है मतलब जितने भी टोटल हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, उनकी स्पीड को ऐड कर दो अपन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज एवरेज स्पीड। ऐसे ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जब आपको करवाई थी तब भी हमने क्या किया था? उसका मीन निकाला था, फिर उसका हमने रूट करके क्या किया? उसका स्क्वायर किया था। तो वो चीज़ भी अभी आपको बताती हूँ। सेकंड स्पीड को हम नोट कर लोगे। यहाँ पर जो आर की वैल्यू आपने लेनी है, क्या लेनी होती है? 8.314 लेनी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला था, ये एवरेज स्पीड का था। अब थर्ड आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? याद कीजिए, मैंने आपको कल भी बताया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका, नाम से ही हमें पता चल जाता है। मान लो मैंने आपको इसके लिए बोला था, मेरे पास क्या है? एक वेसल है, इसमें एक गैस, 2, 3, 4, 5 गैस है। तो इनका अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? रूट, जैसे कि नाम बोलता है, मीन स्क्वायर। मीन मतलब इनका ऐड करना है और उनके स्क्वायर्स का ऐड करना है। मतलब V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भी कितने टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का क्या करना है? उनकी जो स्पीड है उनका स्क्वायर करना है, उन्हें ऐड करना है, उन्हें n से डिवाइड करके उसका रूट कर देना है स्टूडेंट्स। और इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है 3RT/m, रूट 3RT/m। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, RMS लिखते थे रूट मीन स्क्वायर को, रूट 3RT/m। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा हो जाता है रूट मीन स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ इन तीनों की रेशो मुझे बताइए क्या होगी? फाइंड द रेशो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड हम क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या करना है? बस इन वैल्यूज़ को क्या करना है? पुट करना है, जो चीज़ कटती है उसको काटना है। सिंपल सी चीज़ है, करो, फिर हम मैच करेंगे। जब भी मैं आप इरेज करूँगी आपका काम होना चाहिए, जो चीज़ आपको दी गई है उसको फटाफट से करो। अब इनका हमें क्या करना है? रेशो निकालना है। देखिए, अब सबसे पहले मैं लिखती हूँ रूट मीन स्क्वायर वाला 2RT/m। ठीक है, फिर मैं लिखती हूँ एवरेज वाला, यहाँ रेशो का साइन लगा देते हैं, रूट 8RT/πm। फिर रेशो लगा देते हैं, हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वाला 3RT/m। देखो सबका रूट तो कैंसिल हो गया, RT भी सबका कैंसिल हो गया, MM भी सबका कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पर? रूट नहीं, एक बार हम कैंसिल करते, देखो जो कॉमन चीज़ है उसको कैंसिल कर देते हैं, RT और M। क्या रेशो आएगी? √2 रेशो 8/π का रूट रेशो √3। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा रेशो आ जाएगा इन तीनों का। ये इनका क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा। RT कॉमन था, M कॉमन था मोलर मास केजी में, इनको जब हम इरेज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? तो खुद सोच के देखो, √2 की वैल्यू क्या √3 से ज़्यादा है? नहीं, √3 की सबसे ज़्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। तो आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है भी किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो वीडियो को पॉज करके इसको क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन करोगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हालांकि शायद करवा भी दिया था, फाइंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूट मीन स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है? 3RT/m, रूट 3 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? 32। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको आपने केजी में लेना है, तो इंटू 10 की पावर -3। सो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या है इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और इस तरह के आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम करने लगे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी स्टैटिस्टिकल। एक ग्राफ है जिसकी हेल्प से हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। सो यस स्टूडेंट्स, ये जो हम ग्राफ देखने वाले हैं ये ग्राफ होने वाला है बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम dn/n भी लिखते हैं और ये किसके बीच में है, स्पीड के बीच में है। तो जब हम ग्राफ देखते हैं बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पीड, ठीक है, तो वो जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है उसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी कहते हैं, है ना। अब इस ग्राफ के अंदर हमें बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, हमें एक बेल शेप्ड हमें कर्व देखने को मिलेगी और ये कर्व हमें क्या स्टेट करती है, अब आप खुद देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होती है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की देखी जाती है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, देखो जब मॉलिक्यूल्स इतने थे तो स्पीड कितनी थी, इतनी थी, कम थी। जब मॉलिक्यूल्स इतने हुए तो स्पीड कितनी थी, देखो तब स्पीड इतनी थी, ज़्यादा थी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इस पीक पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स पे जो स्पीड देखी जाती है उस स्पीड को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये जो ग्राफ है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये हमें ये स्टेट करती है कि जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी स्पीड देखने को मिलती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जो ज़्यादातर में देखी जाती है। और यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ये बेल शेप ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या इससे ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, नहीं, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसे हम कहते हैं, आप लिख भी सकते हो इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे और हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करोगे, नोट डाउन करोगे, ड्रॉ करोगे। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है व्हाट इज रियल गैस एंड आइडल गैस। आइडल गैस की पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल गैस और आइडल गैस, बहुत ही छोटा सा और क्वाइट सा डिफरेंस है। आइडल गैस में हमने पढ़ा था अभी वो PV = nRT, जो आइडल गैस इक्वेशन है वो इसे फॉलो करता है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। रियल गैस में जो PV = nRT इक्वेशन है वो ट्रू नहीं होती। PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT, और रियल गैस को हम इन अदर टर्म्स नॉन आइडल गैस भी कहा जा सकता है। सो पहली चीज़ यही है कि PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT, उसे हम बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। और आइडल गैस की क्या होती है भी PV जो है वो nRT के इक्वल है, राइट, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, प्रेशर हो। लेकिन रियल गैस आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकती है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर PV = nRT हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि आइडल गैस में PV nRT के इक्वल है, चाहे कोई भी टेम्परेचर है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाइल इन द केस ऑफ रियल गैस तो वो इक्वल नहीं है, लेकिन लो प्रेशर पर PV nRT के इक्वल हो सकती है, वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। सेकेंड चीज़ आप सबको याद होगा, मैंने आपको आइडल गैस की जब प्रॉपर्टीज बता रही थी तब आपको ये बोला था कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, लेकिन आइडल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद रियल गैस के अंदर क्या आता है भी इसका जो मॉलिक्यूल्स का होता है वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, लेकिन आइडल गैस की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने कहा था वॉल्यूम जो होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल जीरो होता है, बहुत कम होता है। जब मैंने आपको एक मतलब बॉक्स सा बना के दिखाया था, कंटेनर भी बोला था, रियल गैस में ऐसा नहीं है। रियल गैस वाले मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। आइडल गैस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, वो रिजिड स्फीयर्स होते हैं, जिस वजह से वो वॉल्यूम एग्जिबिट करते हैं, लेकिन ये जो है ये वॉल्यूम एग्जिबिट नहीं करते। सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब ये है डेविएशन आइडल बिहेवियर से। देखिए कैसे आपको ये जो कर्व देखने को मिल रही है P और V के बीच में, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसी सी स्लोप देखने को मिलती है आइडल गैस की, और रियल गैस की हमें ये देखने को मिलती है। अब ये ग्राफ हमें क्या स्टेट करता है डियर स्टूडेंट्स, की हमें ये स्टेट कर रहा है भी देखिए, जब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर मैं बोलूँ, इस पॉइंट पर मैं इस प्रेशर पर अगर मैं देखती हूँ, ठीक है,
इस प्रेशर पर मेरी जो रियल गैस है वो कम है आइडल गैस से। इस प्रेशर पर आप देखिए जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना। इस प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, हाई वॉल्यूम पर आपका जो आइडल गैस का मतलब आइडल गैस की कर्व है वो आगे है एज कम्पेयर टू रियल गैस की कर्व। तो ये कौन सी डेविएशन होती है? इस प्रेशर पर होती है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वो डेविएशन है, देखिए भी वॉल्यूम जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या हो गया, उससे कम आया है, ठीक है ना। वॉल्यूम हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम वॉल्यूम आया रियल गैस का, इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और अगर मैं इस प्रेशर पर देखती हूँ तो यहाँ पर रियल गैस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी आइडल गैस। इसका मतलब क्या है, हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उससे ज़्यादा आया है। आइडल गैस इतना शो करता है लेकिन इससे ज़्यादा हमारा वॉल्यूम आया है रियल गैस का, तो ये हमारी कौन सी डेविएशन हो जाएगी? हमारी पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लो प्रेशर पर अगर हम देखते हैं, लो प्रेशर पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और हाई प्रेशर पर ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब लो प्रेशर पर ये पॉजिटिव क्यों शो करता है? क्योंकि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वैल्यू आ गई, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा वैल्यू आ गई, तो प्रेशर लो था। तो बेसिकली आप ये देखिए जब प्रेशर लो होता है तो उस टाइम वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? ज़्यादा आ रही है, इसीलिए पॉजिटिव कह रहे हैं। प्रेशर के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहे, वॉल्यूम के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, वो पॉजिटिव शो करता है, लेकिन वाइल हाई प्रेशर पर वो नेगेटिव शो करता है। इसको अगर आप इसमें कन्फ्यूजन शो कर रहे हो, क्योंकि ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर इससे कन्फ्यूजन है तो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है, हम इससे भी इसे समझ सकते हैं। कैसे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या बोलता है, ये किसके इक्वल होता है? PV/nRT के, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 1 होगी मतलब PV = nRT हो जाएगा, तो तब वो कौन सी गैस की तरह बिहेव करेगा? आइडल गैस की तरह। और अगर वो इसकी इक्वल नहीं होगा तो वो रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। और एक और फॉर्मूला भी होता है, भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, जो मतलब हमारा रियल अपॉन वॉल्यूम आइडल। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी, पॉजिटिव डेविएशन कब होगी और नेगेटिव डेविएशन वो कब शो करेगा, ठीक है। सो आप इसको नोट कर सकते हैं भी Z की वैल्यू जो 1 होगी तो वो आइडल की तरह बिहेव करेगा, और Z की वैल्यू जो 1 के इक्वल नहीं होगी तो वो रियल गैस की तरह क्या करेगा? बिहेव करेगा, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और चीज़ है, देखिए आइडल गैस है तो कोई डेविएशन नहीं होगी, आइडल गैस है तो कोई डेविएशन नहीं होगी। और अगर आइडल गैस नहीं है, रियल गैस है, रियल गैसेस के केस में पॉजिटिव डेविएशन भी होती है और नेगेटिव डेविएशन भी होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक जस्ट एक ग्राफ है, इसके अंदर मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये चीज़ याद रखनी है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली, और कुछ भी इसमें याद करने वाला एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडल गैस इक्वेशन तो हमें पता है PV = nRT है। रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे भी हम डिराइव भी करेंगे। क्या इक्वेशन है? P + AN²/V², ठीक है, इंटू ये सारा मल्टीप्लाई में है, V - NB = nRT। हम पहले क्या पढ़ते थे? PV = nRT। अब हम क्या देख रहे हैं? P + AN²/V² इंटू V - NB = nRT। नीचे वाली आइडल गैस के लिए और ऊपर वाली रियल गैस के लिए है। ये जो टर्म यूज होती है इसे बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। और ये वाली जो चीज़ है इसे बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो पहले आप इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन को। अब हम इसे डिराइव करेंगे भी प्रेशर करेक्शन चीज़ और ये वॉल्यूम करेक्शन चीज़ इस PV = nRT में कैसे आई। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट B। अभी हमने देखा था ना एक वॉल्यूम करेक्शन में क्या लिखा हुआ था, वॉल्यूम करेक्शन में लिखा था V - NB। ये क्या चीज़ है? इसमें से मैंने बोला था NB को हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन, और B क्या होता है? वॉन डेर वाल कांस्टेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉल्यूम करेक्शन ये चीज़ आई कहाँ से, NB आया कहाँ से। इसको स्टडी करने के लिए आपको याद होगा आइडल गैस में हमने कहा था ये कंटेनर होता है और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देते हैं एक साइड पर, तो हम ये कहते हैं भी जो वॉल्यूम गैस का होता है ना वो कंटेनर के इक्वल होता है, कंटेनर के वॉल्यूम के। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। अभी आपको मैंने एक डिफरेंस के थ्रू ये बताया था, अभी आइडियल गैस के केस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन रियल गैस में उनका वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। तो अगर इनका वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम पूरी गैस जो इसके अंदर फिल्ड है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगी, इतना तो क्लियर है। लेकिन फॉर रियल गैस
ये तो आइडियल गैस के लिए था। रियल गैस के लिए मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनका वॉल्यूम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूल्स जो घूम रहे थे इधर उधर, हमने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे एक साइड पे कर दिया। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, इस गैस का वॉल्यूम जिसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। आइडियल गैस के केस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता है। लेकिन रियल गैस में मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूल का मतलब वॉल्यूम काउंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ भी, जो मेरा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकलेगा, कंटेनर में से अगर मैं इस गैस के मॉलिक्यूल्स को माइनस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा। तो अब लिख सकते हो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वॉल्यूम कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएगा मेरा भी एक्चुअल वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम कंटेनर माइनस वॉल्यूम किसका, गैस मॉलिक्यूल्स का। कंटेनर का वॉल्यूम V है माइनस गैस का जो वॉल्यूम है मैं उसको B लेट कर लेती हूँ। क्या लेट कर लेती हूँ उसको मैं, B लेट कर लेती हूँ। अब B क्या होता है, वॉल्यूम एग्जीक्यूटेड, मतलब वॉल्यूम जो माइनस कर दिया। इस पूरे कंटेनर में से अगर इन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस कर दूंगी तो एक्चुअल वॉल्यूम गैस का आ जाएगा जो उसके अंदर फैली हुई है ना। तो यहाँ पर जो B है वो क्या है हमारा, वॉल्यूम एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करके नोट करना है भी आइडियल गैस के लिए क्या होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है इन मॉलिक्यूल्स का। तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वही कंटेनर का वॉल्यूम होगा जिसमें वो फैली हुई है। लेकिन रियल गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं तो इनका वॉल्यूम होता है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस B हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एक्चुअल वॉल्यूम गैस का क्या देखा, वो किसके इक्वल होता है, V माइनस B के इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एक्सिक्यूटेड वॉल्यूम जो उस टाइम पर गैस के मॉलिक्यूल्स का था। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं। अब हमें पता है भी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना हो जाएगा वॉल्यूम, V माइनस NB हो जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होती थी आइडियल की, PV इज इक्वल्स टू NRT, ये n है ना। तो यहाँ पर अब V की जगह हम क्या लिखेंगे, V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पर अब एक्चुअल वॉल्यूम लिखना है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना आया, V माइनस NB आ गया। तो हमने इसके अंदर इसे इक्वेट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम करेक्शन हो जाएगा। अब हम देखने लगे हैं प्रेशर करेक्शन टर्म एंड कांस्टेंट A। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करोगे और अब आप लिखेंगे प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट A। सो ये स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं प्रेशर करेक्शन एंड कांस्टेंट A। इसके लिए आप सबको याद होगा मैंने आपको पहले भी कंटेनर बनाया था और कहा था गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब वो किसी वॉल से टकराते हैं उस कोलिजन के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो वहीं यहाँ पर होने वाला देखिए क्या होता है, बेसिकली मैंने एक गैस का मॉलिक्यूल लिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब इस कंटेनर में, और बाकी के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हैं उससे लेकिन प्रेजेंट है ना। अब ये जो गैस का जो मॉलिक्यूल है ये इस वॉल पर हिट कर रहा है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन और भी गैस के मॉलिक्यूल्स इधर प्रेजेंट है, तो ये मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ प्रेजेंट है। अब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होती हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये जिस वेलोसिटी से जा रहा था, क्या ये उस वेलोसिटी से जा पाएगा, नहीं। पहले ये बहुत फास्ट जा रहा था क्योंकि अकेला था, लेकिन इसके पीछे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं थे। अब इसके पीछे मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो उसको खींचने लग गए अपनी तरफ, जिसके कारण वो क्या करता है, कम वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसको इधर से भी प्रेशर मिल रहा है, इधर से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो कि P इंटरनल प्रेशर होता है। तो बेसिकली अब प्रेशर ऑफ गैस का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P जो हमारा पहले प्रेशर होता था इस गैस मॉलिक्यूल के कारण प्लस P इंटरनल जो कि दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा है। अब वो कैसे, जैसे हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो आगे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी हिट कर रहे थे वो A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मतलब कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा N/V हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन B टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, B वाले कौन से जो पीछे प्रेजेंट है, इनकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, N/V हो जाएगा। तो हमें पता है प्रेशर इंटरनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, मतलब A और B की कंसंट्रेशन के। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, N/V और N/V इनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू AN²/V², N²/V² तो हो ही गया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम वॉन डेर वाल कांस्टेंट A को ले आए, तो ये हमारा क्या आ गया, P इंटरनल आ गया। अब इस फॉर्मूला में हम P इंटरनल की वैल्यू पुट करेंगे, तो P गैस किसकी इक्वल हो जाएगा, P प्लस AN²/V²। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT। प्रेशर करेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, P प्लस AN²/V² और वॉल्यूम करेक्शन की वजह से V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रियल गैस की इक्वेशन हो जाएगी, वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहीं पर हमारा जो ये वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन है ये वाली डेरिवेशन फिनिश होती है। वीडियो को पॉज करके उसको नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है और यहीं पर हमारा जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर वो कंप्लीट होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा डेरिवेशन वाला था तो इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कीजिएगा। एक बार प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन जब आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बारी बारी रिपीट करके प्रीवियस देखेंगे तो क्लियर ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।